वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स जीएस पेपर 4 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। तो सामाजिक सुधार का विरोध के कारण, तो पहला है सामाजिक व्यवस्था का आधार परंपरागत मूल्य है। जब समाज सुधार का प्रयास किया जाता है तो इस प्रयास को परंपरागत मूल्यों पर चोट के समान जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न होती है। दूसरा है समाज के विभिन्न समुदायों के बीच एक सामंजस्य है और इस सामंजस्य के पीछे परंपरागत मूल्य है। यदि समाज सुधार के नाम पर परंपरागत मूल्यों पर चोट पहुंचाई जाती है तो विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य समाप्त हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 है समाज सुधार के प्रयास को संस्कृति पर चोट के समान माना जाता है। जैसे पहले पर्दा प्रथा, विधवा विवाह का विरोध, बाल विवाह को सती प्रथा भारतीय संस्कृति का भाग माना जाता था। इन परंपराओं पर चोट की जाती है तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 है समाज सुधार के लिए धर्म की तर्कसंगत व्याख्या आवश्यक होती है और समाज धर्म की नई व्याख्या पसंद नहीं करता है। और पॉइंट नंबर 5 है समाज का रूढ़िवादी होना तथा आधुनिक मूल्यों को सभ्यता के पतन के रूप में स्वीकार करना। और समाज में मूल्यों का पतन होने का परिणाम कौन कौन से है, तो सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा की उपेक्षा, परिणामतः केवल अधिकारों पर बल देने की प्रवृत्ति तथा विशेषाधिकारों को महत्व देना, परिणामतः समाज का पतन होने लगे। पॉइंट नंबर 2 है समाज में स्वार्थ एवं चालाकी को महत्व मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति निजी हित को और संसाधनों के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करेगा, परिणामतः सामाजिक अन्याय का विस्तार होगा। और सामाजिक अन्याय का विस्तार होगा तो परिणामतः समाज में असंतोष एवं नक्सलवाद का प्रसार होगा। और नक्सलवाद का प्रसार होगा तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को इच्छा पूर्ति के साधन के रूप में देखेगा और इच्छा पूर्ति के साधन के रूप में देखेगा तो परिणामतः समाज के वंचित वर्ग की गरिमा, असुरक्षित तथा आर्थिक लाभ की प्राप्ति में बाधक समुदाय या व्यक्ति की उपेक्षा शुरू हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 है जैसे बूढ़े माँ बाप को परिवार पर बोझ माना जाने लगेगा तथा वृद्धाश्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और पॉइंट नंबर 5 है लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा के साथ कानून का उपयोग निजी हित के लिए करना। और पॉइंट नंबर 6 है भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में मान्यता मिलना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण भौतिक संसाधनों के आधार पर होना। समाज में मूल्यों का समावेश करने के लिए उचित उपाय कौन कौन से हैं, तो गलत मूल्यों का अनुपालन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और दूसरा है ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो समाज सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है। और जैसे पर्दा प्रथा का विरोध करने वाले तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को महिमामंडित किया जाए और सामाजिक पहचान दिलाने के लिए अनेक नाम पर सार्वजनिक भवनों का नामकरण हो। और पॉइंट नंबर 3 है समाज के विकास के लिए नैतिक मूल्यों की महत्ता को स्पष्ट करने के साथ उसे प्रचारित किया जाए। पॉइंट नंबर 4 है ग्रामीण स्तर पर वृद्ध एवं बौद्धिक लोगों की एक समिति का निर्माण किया जाए। यह समिति ग्रामीण निवासियों के आचरण का मूल्यांकन करे। इससे नैतिक दबाव बनेगा और लोग अच्छा आचरण करने की कोशिश करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 है सामाजिक स्तर पर कुरीति को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो तथा इसकी सूचना देने वालों को आर्थिक पुरस्कार दिया जाए। और पॉइंट नंबर 6 है सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए कानून का निर्माण किया जाए तथा इसके क्रियान्वयन के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। और पॉइंट नंबर 7 है मूल्यात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण स्तर पर नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाले नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाए। पॉइंट नंबर 7 है नैतिक मूल्यों के अनुपालन के आधार पर गांव की रेटिंग निर्धारित किया जाए और रेटिंग के आधार पर पहचान मिले। मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका, तो धर्मनिरपेक्ष मूल्य, धार्मिक सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा
बड़ों का सम्मान, ईमानदारी, इन मूल्यों के समाहित करने वाली शिक्षा ही मूल्यात्मक शिक्षा है। और मूल्यात्मक शिक्षा में सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी नागरिक का निर्माण होगा। सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदार नागरिक, ये दोनों से ईमानदार नागरिक का निर्माण होगा। और विनम्र, लोचशील, लगनशील और आत्मविश्वास नागरिक का निर्माण होगा। और चरित्रवान नागरिक का निर्माण होगा मूल्यात्मक शिक्षा से। और ये सबसे बेहतर एवं सुंदर समाज का निर्माण होगा। और सुंदर समाज का निर्माण होगा तो कानून का पालन होगा, और कानून का पालन होगा तो सामाजिक न्याय होगा, और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होगा। और ये सब तीनों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। मूल्यात्मक शिक्षा का अभाव के परिणाम तो स्वार्थी नागरिक का निर्माण होगा और अहमवादी नागरिक का निर्माण होगा। केवल अधिकार पर बल तथा कर्तव्य की उपेक्षा का अभाव पैदा होगा, और भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता होगी या मिलेगी, और विशेषाधिकारों को महत्व मिलेगा। और इसका परिणाम होगा अधिकारी तंत्रीय संस्कृति का विकास होगा परिणामतः, और भ्रष्टाचार के सामाजिक मान्यता मिलेगी। और ये सबसे आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, और आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा तो लोकतांत्रिक मूल्य की उपेक्षा होगी, जिसके परिणामतः सामाजिक अन्याय जन्म लेगा। और दूसरा है व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश पैदा होगा, और ये दोनों से राष्ट्र की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चरित्रवान नागरिक में देखेंगे तो कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा होता है, और अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्य को महत्व देना, और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, और विनम्र तथा कानून के प्रति समर्पित और जनसेवक की भावना होती है चरित्रवान नागरिक में। और ये सब से जितने भी पॉइंट है, इस सब से प्रशासन का संचालन, कानून का अनुपालन, संवैधानिक संस्थाओं की सफलता, योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन होगा तो मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। और शिक्षक की भूमिका या मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक के द्वारा मूल्यात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। मूल्यात्मक शिक्षा का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष, सत्यनिष्ठा, मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता, विनम्रता, संवेदनशीलता तथा अन्याय का विरोध करने की आदत को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षा की मूल्यात्मक शिक्षा कहलाती है। मूल्यात्मक शिक्षा के कारण तो सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और विनम्र एवं ईमानदार नागरिक का निर्माण होता है। अंततः व्यक्ति नैतिकता की मूर्ति बन जाता है। और दूसरा है विनम्रता के कारण समानता का भाव पैदा होता है। संसाधनों का न्यायोचित वितरण की वकालत की जाती है, जिससे सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। और प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार के उपेक्षा कर्तव्य पर बल देता है तथा कानून का अनुपालन होता है, जिससे एक व्यवस्थित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। और पॉइंट नंबर 4 है मूल्यात्मक शिक्षा के कारण चरित्रवान नागरिक का निर्माण होता है। मूल्यात्मक शिक्षा के कारण चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होता है, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। वस्तुतः किसी भी देश या समाज का विकास चरित्रवान नागरिकों के बल पर होता है। जापान और सिंगापुर का विकास के कारण चरित्रवान नागरिक ही है। और पॉइंट नंबर 6 है मूल्यात्मक शिक्षा से अच्छे प्रशासक एवं राजनेता पैदा होते हैं, जो जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए देश को विकास के पथ पर ले जाते हैं। लेकिन भारत के में मूल्यात्मक शिक्षा के अभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति अहमवादी एवं स्वार्थी होता जा रहा है, जिसका उद्देश्य केवल अपने हितों की पूर्ति करना है। इससे एक तरफ भ्रष्टाचार जन्म लेता है तो दूसरी तरफ व्यक्ति के अंदर अहम पैदा होता है, जिससे संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करके समाज के एक बड़े समुदाय के विकास को बाधित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ झोपड़ियों का विस्तार होता है, जो अनैतिक समाज का सूचक है। और भारतीय समाज मूल्यात्मक शिक्षा का पतन हो रहा है, क्योंकि शिक्षा में व्यवसायीकरण के कारण लाभ एवं हानि प्राथमिक हो गई है। शिक्षा एवं ज्ञान की सफलता का मूल्यांकन आर्थिक लाभ की प्राप्ति के आधार पर हो रहा है। और पॉइंट नंबर C है किसी भी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार नैतिक भौतिक संसाधन
भौतिक संसाधन हो गए हैं। और पॉइंट नंबर डी है नैतिक शिक्षा की रूढ़िवादी एवं धार्मिक शिक्षा के समान माना जाने के कारण नैतिक शिक्षा की उपेक्षा होने लगी है। और पॉइंट ई है स्कूलों में शारीरिक श्रम को महत्व नहीं दी जाती है, परिणामतः शारीरिक श्रम के सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है और श्रमिकों को सम्मान नहीं दिया जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में शिक्षक की भूमिका बढ़ जाती है और एक बेहतर समाज का निर्माण एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों के अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं न्याय जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षा दे। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा समाज सेवा जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 है शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह सिखाए कि जीवन के उद्देश्य क्या है और जीवन की सार्थकता किसमें है। वस्तुतः एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खुली सोच का बनाना चाहिए ताकि वह पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और नए विचारों को स्वीकार करे, क्योंकि विस्तार ही जीवन और संकीर्णता ही मृत्यु है। नए विचारों को स्वीकार करने से व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। नए विचारों को सत्यता से लोग परिचित होते हैं और विभिन्न समुदायों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा होती है जो व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जबकि संकीर्णता मृत्यु है, क्योंकि संकीर्णता के कारण नए विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता है। व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है जिससे व्यक्तित्व का विकास बाधित हो जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो विचारों का स्तर पैदा होते हैं और व्यक्ति अपने विचारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण कट्टर बन जाता है और कट्टरता सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। और पॉइंट नंबर 3 है शिक्षक की दायित्व है कि पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाए तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया जाए कि वह राष्ट्र का नेतृत्व करने में स्वयं को सक्षम पाए। यही नहीं बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी बुराई के विरोध में खड़ा हो जाए, जैसे पाकिस्तान के बच्चे मलाला यूसुफजाई तालिबानियों के गलत आदेश के विरोध खड़ी हो गई। और शिक्षक विद्यार्थियों को शारीरिक श्रम की महत्ता बताए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति सम्मान का भाव रखे। राष्ट्र असफल होता है तो चरित्रवान नागरिक का अभाव राष्ट्र असफल होता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो चरित्रवान नागरिक का अभाव है। और दूसरा है भ्रष्टाचार की संस्कृति बहुत तेजी से सफल है। और तीसरा है व्यवस्था एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति विश्वास का अभाव है। और ये सबसे इसका अर्थ है कि मूल्यात्मक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, अर्थात शिक्षक ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। और शिक्षक की भूमिका नैतिक एवं शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। तो मूल्यात्मक शिक्षा का प्रोत्साहन होगा और विद्यार्थियों में अविश्वास का संचार एवं सकारात्मक सोच पैदा होगा और विचारों की खुलेपन का विस्तार होगा। और ये सबसे संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार नागरिक का निर्माण होगा। और संवेदनशील, लोचशील, लगनशील प्रशासन एवं नेता का निर्माण होगा और शारीरिक श्रम को महत्व मिलेगा। और ये सबसे और इन तीनों से एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों से सामाजिक न्याय होगा और कानून का पालन एवं नीतियों का सही क्रियान्वयन होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को महत्व देगा। और ये सबसे व्यवस्था के प्रति विश्वास होगा और दूसरा भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और ये दोनों से व्यवस्था सफल होगा और राष्ट्र सफल होगा। और मूल्यों का प्रसार में शिक्षा का आचरण, तो विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का विश्वास करने में शिक्षक का आचरण ज़्यादा प्रभावशील होता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और शिक्षक आदर्श होता है और विद्यार्थी शिक्षक का नकल करता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध तथा सामाजिक सशक्तिकरण एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और एक शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि वह कमजोर व्यक्ति की अधिक सहायता करे और विद्यार्थियों के अंदर समानता का भाव पैदा करे। विद्यार्थियों से शारीरिक श्रम करवाते समय शिक्षक को स्वयं श्रम दान करना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी श्रम दान करते समय प्रसन्नता, गर्व की अनुभूति करे। और प्राचीन काल में गुरुकुल
परंपरा थी जहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों सादगीपूर्ण एवं अनुशासनबद्ध जीवन जीते थे, जहाँ श्रमदान एवं सेवा भाव सिखाया जाता था ताकि विद्यार्थी विनम्र बने और संयम का भाव समाप्त हो। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षक के अंदर भी मूल्यों का पतन होने लगा है, क्योंकि शिक्षा सेवा का साधन नहीं बल्कि एक व्यवसाय बन चुकी है और उसके अनुरूप कीमत वसूली जाती है। और दूसरा है, शिक्षा की सफलता का मूल्यांकन विद्यार्थियों के भौतिक और आर्थिक विकास के आधार पर किया जाता है। इसीलिए शिक्षक का आचरण द्वितीयक हो गया है और तथा दी गई शिक्षा प्राथमिक हो गई है और शिक्षक के प्रशिक्षण का आधार भी नैतिक नहीं है तथा शिक्षकों की नियुक्ति करते समय चरित्र की उपेक्षा कर दी जाती है और भौतिक ज्ञान के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। और पॉइंट नंबर 4 है, यदि समाज अनैतिक है अर्थात समाज में कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के प्रति उपेक्षा का भाव और भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है तो उस समाज से नियुक्त शिक्षक मूल्यों के प्रति उदासीन होगी और शिक्षक के चरित्र का पतन एवं कर्तव्य की विमुखता से समाज का पतन होता है। और आज समाज में भ्रष्टाचार का मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है एवं शिक्षित आचरण में शिक्षक के आचरण में पवित्रता का अभाव है। इसीलिए शिक्षक को चरित्रवान बनाने तथा शैक्षिक परिवेश सुधारने के लिए निम्न कदम उठाए जाना आवश्यक है। जैसे शिक्षकों की भर्ती करते समय शिक्षक के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और दूसरा है, शिक्षक के चयन करते समय नैतिक मूल्य एवं कर्तव्य के प्रति सोच का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 है, शिक्षक के कर्तव्य का आचरण का मूल्यांकन विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं नैतिक विकास के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है, ऐसे शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए जो नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।